नमस्कार। मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। आज फिर इतिहास पर जो हमारी श्रृंखला चलती है इतिहास के पन्नों से, उस पर कुछ चर्चा करेंगे हम। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि कैसे विदेशियों का आक्रमण हुआ था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर के और 1000 AD तक अनेक विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ भारत में, और उसमें से अधिकांश ऐसे थे, अधिकांश क्या लगभग सभी भारतीय समाज में रच बस गए, यहाँ की संस्कृति को अपना लिया, यहाँ की जीवन पद्धति को अपना लिया, यहाँ की धार्मिक पद्धति को अपना लिया। आज उस कड़ी में हम एक विशेष चर्चा करेंगे सिकंदर के आक्रमण की। सिकंदर का आक्रमण इस तरह से दिखाया गया है, इस भारतीय इतिहास में इस तरह से लिखा गया है। सबसे पहले तो बता देंगे सिकंदर के आक्रमण का जो स्रोत है वो मुख्यतः जो यूनानी लेखक थे, कुछ उसके समकालीन, कुछ उसके बाद। समकालीनों के विवरण उपलब्ध नहीं हैं, और जो सिकंदर के बाद के जो लेखक हुए, जिनमें से प्लिनी, स्ट्रेबो, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन वगैरह थे, इन्होंने मेगास्थनीज से अधिकांश कुछ लिया है। मेगास्थनीज का विवरण भी अब उपलब्ध नहीं है यथावत अवस्था में। और जो सिकंदर के समकालीन थे, जिसमें से नियार्कस, आन्यासिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, इनके विवरण अब उपलब्ध नहीं हैं। अब जो विवरण उपलब्ध हैं वो भी यूनानी विवरण हैं। उन्हीं विवरणों के आधार पर कहीं कहीं यहाँ से, कहीं वहाँ से, कहीं वहाँ से छोटे छोटे टुकड़े में अंश लेकर के उसको जोड़ने की कोशिश की गई है। और ये स्पष्ट, जब आप उस दौर, उस पीरियड को आप पढ़ेंगे इतिहास में, तो ये स्पष्ट लगेगा कि एक दूसरे के कथनों का कैसे ओवरलैपिंग होती है, कैसे असत्यता, एक दूसरे के कथन एक दूसरे को असत्य साबित करने लगते हैं, ऐसा लगता है। हम शुरू करते हैं सिकंदर का आक्रमण। आमतौर पर ऐसा पढ़ने को मिलता है कि सिकंदर आया और आम्भी ने उसे आने का निमंत्रण दिया, उससे मैत्री कर ली, पोरस से युद्ध हुआ, पोरस हारा, और संवाद हुआ कि एक राजा को दूसरे राजा के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, और फिर उसके बाद अपना राज्य पोरस को और आम्भी को सौंप करके और सिकंदर वापस चला गया। बात इतनी सी थी, लेकिन वास्तव में बात इतनी सी नहीं थी। जब इन विवरणों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक पैराग्राफ पर जब आप ध्यान लगाएंगे, तो आपको कुछ स्पष्ट अनुमान अपने आप दिखने लगते हैं। जब सिकंदर 18 या 20 साल की अवस्था में, लगभग 20 वर्ष की अवस्था में, अपने पिता की मृत्यु के बाद, उसके पिता मैसिडोनिया के शासक थे, क्षत्रप थे। क्षत्रप यानी हमारे यहाँ का जो एक बड़ा जमींदार मान लीजिए, उपराजा मान लीजिए, कि बड़े राजा के अधीन कोई उपराजा। जब वो मरा तो उस समय सिकंदर की उम्र 18-20 साल थी। उस उम्र में वो गद्दी पर बैठा अपने पिता की, और चूंकि युवा था, 20 साल का अवस्था था, 20 साल की अवस्था का युवक जब शासक बन जाएगा तो उसकी महत्वाकांक्षा अब कितनी बड़ी होगी, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसकी महत्वाकांक्षा जाग गई कि हमें विश्व विजेता बनना है, दुनिया पर राज करना है, दुनिया का शासक बनना है। युवा था, जोश था उसके अंदर, इस तरह की भावना का आना स्वाभाविक है। बहरहाल उसका गुरु था अरस्तु। अपने जीवन काल में ही उसके पिता ने उसे अरस्तु को सौंप दिया था, और ये कहते हुए सौंपा था कि आप इसके शिक्षा दीक्षा, इसके बौद्धिक उत्कर्ष का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अरस्तु ने उसे काफ़ी पढ़ाया, उसे समझाया, शासन के गुण रहस्यों को बताया, और अपने अधीन, अपने नेतृत्व में
सिकंदर को अनेक तरह की शिक्षाएं दी। चूँकि अरस्तु काफ़ी विद्वान था, आप जब पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें या फिलॉसफी पढ़ेंगे तो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का जिक्र आता है। सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, ये क्रम है। और ये तीनों विद्वान थे, अपने ज़माने के तीनों बहुत बड़े विद्वान थे। यूनानी विद्वानों में इनका बड़ा स्थान था। बाद में जब अरस्तु ने एक एकेडमी की स्थापना की तो उसी एकेडमी में सिकंदर के पिता ने उसका दाखिला कराया था और शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी अरस्तु को सौंपा था। अरस्तु के सामने जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने अपनी ये इच्छा अपने गुरु अरस्तु के सामने प्रस्तुत की। तो अरस्तु ने एक बात उसे समझाया, अगर तुम्हें विश्व विजेता बनना है, विश्व की विजय करनी है, तो तुम्हें भारत को जानना होगा, भारत के लोगों को जानना होगा, वहाँ की संस्कृति को समझना होगा और इसके लिए तुम्हें भारत जाना होगा। भारत जाओ, लोगों से मेलजोल बढ़ाओ और वहाँ की युद्ध कला की नीति को समझो, वहाँ की ज्ञान विज्ञान को समझो, वहाँ के ज्ञान को समझो, वहाँ की सभ्यता को समझो, संस्कृति को समझो। और ऐसा लगता है कि इसी उद्देश्य से सिकंदर पहले भारत की तरफ अपना रुख किया। आपको बता दें कि पहले अफ़गानिस्तान तक भारत का हिस्सा था। पूरा उत्तर पश्चिमी का इलाका सब अफ़गानिस्तान तक, आज जो पाकिस्तान है वो तो भारत का हिस्सा था ही, वो तो 47 में अलग हुआ। अफ़गानिस्तान, काबुल, कांधार, ये सब भारत का हिस्सा था उस ज़माने में भी। और यहाँ अनेक तरह की जनजातियाँ निवास करती थी। इसमें से कठ थे, अम्बष्ट थे, अश्वक थे, क्षुद्रक थे, मालव थे, आभीर थे। इन तमाम जनजातियों का छोटे छोटे वो समूहों में थे, छोटे छोटे उनका। आज भी अगर आप अफ़गानिस्तान को पढ़ेंगे, अफ़गानिस्तान को जानेंगे तो वहाँ ये जनजातियाँ अभी भी हैं, दूसरे रूप में हैं, चूँकि उनका धर्म परिवर्तन हो गया। और धर्म परिवर्तन के बाद ये आज भी छोटे छोटे समूहों में, छोटे छोटे जनजातीय रूपों में आज भी विद्यमान है। और अफ़गानिस्तान में अशांति का सबसे बड़ा कारण है कि इनमें कभी मतैक्यता नहीं होती, एक दूसरे के ये खिलाफ रहते हैं। बहुत प्रयास के बाद एकता भी होती है तो वो क्षणिक होती है, बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाती। इनमें दोस्ती और विद्रोह ये सामान्य है इस अवस्था में। उस समय तक भी ये जनजातियाँ दूसरे रूप में थीं। कुछ उस समय तो चारों तरफ ये हिंदू धर्म ही था, सनातन धर्म ही था। तो उस समय की जो जनजातियाँ थीं वो अलग अलग समूहों में थीं। और ये कुछ, चूँकि दो बड़े साम्राज्य थे, राजा थे उस समय, पोरस और आम्भी, तो कुछ जनजातियाँ आम्भी के साथ थी और कुछ जनजातीय लोग थे जो वो पोरस के साथ थे। वो आया सिकंदर ने इन जनजातियों से युद्ध किया पहले, क्योंकि इन जनजातियों से ही उसका मुकाबला हुआ। बाद में वो जिस तरीके से उसको प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, वो प्रतिरोध शायद अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाया वो। ऐसा विवरण है कि उसकी सेना उखड़ने लगी थी, उसकी सेना में विद्रोह की स्थिति बढ़ने लगी थी, वो प्रतिरोध देख करके। लेकिन फिर मेल मिलाप करके लोगों से संधियाँ किया, वो संधि करके यहाँ के शासकों के बारे में जानने की कोशिश की, यहाँ की शासन पद्धतियों को समझा। इसी क्रम में वो आगे बढ़ा तो उन जनजातियों ने ही इसे प्रेरित किया आम्भी के पास आने के लिए। चूँकि ये भी शासक था, सिकंदर मैसिडोन का शासक था, आम्भी भी शासक था तक्षशिला का। दोनों शासक जब आमने सामने हुए तो उपहारों का आदान प्रदान हुआ। इसे जो यूनानी कथाकार थे उन्होंने ये संकेत दिया कि आम्भी ने संधि का प्रस्ताव दिया है।
जबकि ऐसा नहीं था। दो शासकों के बीच जो सामान्य आदान प्रदान, सामान्य मुलाकात में जो आदान प्रदान उपहारों का होता है, ये वही था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये वही प्रक्रिया थी जिसे इन कथाकारों ने एक समझौते का शक्ल दिया। ऐसा नहीं था। फिर आम्भी के साथ उसे काफ़ी कुछ जानने समझने को मिला। बाद में जब इस बात को पोरस को पता चला तो पोरस ने इसकी नाराज़गी आम्भी से जताई थी। फिर बाद में दोनों में संवाद हुआ। दोनों को ये पता चला, आम्भी और पोरस के बीच इस बात का आदान प्रदान हुआ कि वो हमारी सभ्यता को जानने समझने आया है। लेकिन पोरस ने उसका प्रतिवाद किया। पोरस ने ये संदेश शायद आम्भी के पास भेजा कि किसी भी अनजान शासक को आप अपनी सीमाओं के भीतर आकर के आप इतना करीब आने क्यों दिया आपने, वो जबकि सेना के साथ है अपने। अब मेसिडोन चूँकि छोटा सा प्रांत था, छोटा सा राज्य था, अब वो कितनी बड़ी सेना होगी आप कल्पना कर सकते हैं। उसके सामने तो 20 गुना बड़ी आम्भी और पोरस की सेनाएं थी, जिसमें हजारों हजार हाथी घोड़े और रथ हुआ करते थे, हजारों हजार पैदल सैनिक थे। उसके सामने तो सिकंदर की सेना कुछ भी नहीं थी। तो छोटी सी सेना जो 6 से 8 हज़ार लोगों के बीच आसपास, ऐसा अनुमान है, इतनी रही होगी, वो 60 हज़ार 70 हज़ार की सेनाओं का मुकाबला कैसे कर सकती है। अब उसमें कथानक अनेक तरह के गढ़े गए हैं, वो अलग विषय है। उस कथानकों का कोई प्रमाण नहीं मिलता है और सारा स्रोत यूनानी लेखक है। तो इस तरह से आम्भी के साथ सिकंदर का संवाद होता है, सिकंदर से मेल मुलाकात होती है। पोरस को ये नागवार गुजरती है। उसको शक भी होता है कि शायद आम्भी कुछ हमारे साथ छल करे, लेकिन बाद में ये सारी धारणाएं खत्म हो जाती हैं। फिर वो जब वहाँ से आगे बढ़ता है सिकंदर पोरस की तरफ आने के लिए, तो पोरस के सहायक जो जनजातियाँ थीं उन्होंने उसका विरोध किया आने के लिए। हो सकता है पोरस का आदेश हो कि उसे आने से रोको। उसे रोका गया, झेलम के किनारे वो आकर रुका और अपने पुत्र को करीब 2000 सैनिकों के साथ सिकंदर के पास भेजा पोरस ने। वहाँ एक छोटा सा युद्ध होता है, फिर दोनों में एक सहमति बनती है। हालांकि वो दिखाया गया है कि वहाँ पोरस का पुत्र मारा गया। अब ये सच्चाई क्या है, कैसे मारा गया, इसका तो पता नहीं है, लेकिन दोनों के बीच एक संवाद की स्थिति बनती है। और जो संवाद की स्थिति बनती है उसकी वजह ये थी कि वो आम्भी से मिलने के बाद जब पोरस की तरफ आया तो एक राजा का जो बर्ताव होना चाहिए वो उस लायक नहीं था। वो एक सैनिक की तरह, जैसे युद्ध करने के लिए कोई सेना जाती है, उस सैनिक की तरह पोरस की तरफ आया था। जबकि पोरस ने जो संवाद आप पढ़ते हैं किताबों में कि सिकंदर ने पोरस से पूछा कि एक राजा को कैसा बर्ताव करना चाहिए, तो पोरस ने कहा कि एक राजा को जैसे दूसरे राजा के साथ बर्ताव करना चाहिए। हकीकत ये थी कि पोरस जब वो अपने गुरु की बात बताता है कि हमारे गुरु ने हमें भारत भेजा है यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ की सैन्य पद्धति को जानने के लिए। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि भारतीय सैन्य पद्धति दूसरी थी। भारतीय सैन्य पद्धति में युद्ध आमने सामने के संदर्भ में होता था। पीठ पीछे कभी भारतीय वार नहीं करते थे, और पीठ पीछे वार करना ये बहादुरी की पहचान नहीं थी, ये कायरता की पहचान थी। सीने पे वार खाना और सीने पे वार करना ये भारतीय सैनिकों की शान थी, राजाओं की शान थी। ये धोखा, छल, कपट, फरेब ये विदेशियों की चाल थी। हमारे यहाँ धोखा, छल, कपट, फरेब नहीं होता था भारत में। ये बाद में आया, जब हम बताएंगे आपको आगे जो धोखा, छल, फरेब कब आया, ये 1000 AD के बाद आया। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे आगे के खंडों में। फिलहाल तो आप ये जानिए कि जब सिकंदर को ये पता चला कि पोरस जो था हमसे कई गुना शक्तिशाली है, तो उसने संधि का प्रस्ताव भेजा। दोनों में मित्रता होती है,
ये इसका उल्लेख है नहीं, लेकिन जो बाद का कथानक है उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इनमें मित्रता हुई। तब जब दोनों का संवाद होता है तो पोरस ने उसको सिकंदर को बताया कि कम से कम एक राजा का दूसरे राजा के साथ क्या बर्ताव होता है, क्या व्यवहार होता है, उसको तो जानो। उसे समझे बगैर तुम किसी शासक के, किसी राज्य के, किसी राजा के मित्र नहीं हो सकते। क्योंकि 20 साल का युवा था, उसको कोई कुछ नियमों के बारे में नहीं पता था, भारतीय परंपराओं के बारे में नहीं पता था, एक राजा दूसरे राजा के साथ कैसे मिलता है। वहाँ सभ्यता, आचरण और व्यवहार का बहुत बड़ा अंतर था। पोरस ने निश्चित रूप से यही कहा होगा सिकंदर से कि एक राजा का दूसरे राजा के साथ क्या बर्ताव होता है, इसको पहले जानो, समझो। तब उन दोनों में संवाद होता है और सिकंदर को पोरस काफ़ी कुछ बताता है। और अब ये आप कहेंगे कि ये कैसे आप मानेंगे कि अम्भी और पोरस के बीच मित्रता सिकंदर से हो गई थी। मित्रता होने की वजह दूसरी थी। और युद्ध की चर्चा जो कहा जाता है, आमतौर पे युद्ध उन जनजातियों से हुई सिकंदर की, न कि आम्भी और पोरस से, क्योंकि सिकंदर की सेना के मुकाबले आम्भी और पोरस की सेनाएं बहुत बड़ी थीं। सॉरी। इसलिए सॉरी, ये सेनाएं इतनी विशाल थीं, सिकंदर उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। और अंत में सॉरी, अंत में सिकंदर को पोरस और आम्भी से संधि करनी पड़ी। ये क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि जब सिकंदर कुछ समय पश्चात उसकी सेना में विद्रोह होने लगा। सैनिक यहाँ के कठिन हालात से अपरिचित थे। सैनिकों को लगा कि यहाँ कठिन हालात में जीना मुश्किल है, हर कदम पे चुनौतियाँ थी, कड़े मुकाबला का अभ्यास नहीं था उसकी सेना को। उसकी सेना बेचैन थी, परेशान थी, और अंततः वो विद्रोह होने की वजह से वो यहाँ के सैन्य वातावरण में अपने आप को ढाल नहीं सका और घबराहट में उसे यहाँ से जाना पड़ा। जाते समय उसने जिन जनजातियों से साथ उसका युद्ध हुआ था, उन जनजातियों का नियंत्रण में दे दिया आम्भी और पोरस के, और इनसे मित्रता करके वापस चला गया रेगिस्तान के रास्ते। तो जो इतिहास सिकंदर के बारे में लिखा गया है, उस इतिहास का और इन कथानकों का, जिनमें आपस में ही एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ को झूठा साबित करता है, पुनः विस्तार से अध्ययन होना चाहिए और इस बात की खोज करनी चाहिए कि एक विशाल सेना के सामने सिकंदर विजित कैसे हो सकता है। तो ये लगता है कि जिन यूनानी लेखकों के माध्यम से ये सार तत्व लिए गए और भारतीय लेखकों ने, भारतीय इतिहासकारों ने इसे लिखा, वो एक आडंबरपूर्ण लेखन है। अब जो हो, इतिहास तो इतिहास है। जब तक नए प्रमाण नहीं आ जाएंगे तब तक इन्हें सत्य मानना ही होगा। बहरहाल, सिकंदर का आना और सिकंदर का जाना, ये दोनों अबूझ पहेली है, लेकिन ये सत्य है कि वो अपने गुरु अरस्तु से ये सीख लेकर चला था कि विश्व विजेता बनने के लिए भारत को जानना जरूरी है, भारत के ज्ञान को समझना जरूरी है, भारत से युद्ध कला की, युद्ध पद्धतियों को जानना जरूरी है, यहाँ के विद्वानों से मिलना जरूरी है। क्योंकि अरस्तु ने सिकंदर से ये मांग की थी कि वहाँ से कुछ फिलोसोफर्स ले आना, तब देखेंगे कि तुमने युद्ध कला को या भारत को कितना समझा है। हालांकि बाद के लेखकों में ऐसा अनुमान है, बाद के समय में
जो शासक हुए उनसे जो मैत्री संबंध पश्चिम एशिया के साथ हुए, उसमें यह स्पष्ट था कि हम विद्वानों का आदान प्रदान नहीं करते हैं। अब ये बात सिकंदर को बताई गई होगी, क्योंकि उसके साथ वो किसी भी विद्वान को यहाँ से ले जाने में असफल रहा। तो अरस्तु ने को सिकंदर को यहाँ भारत भेजने का उद्देश्य एक ही था, भारत के हर तरह की पद्धति को जानना, युद्ध पद्धति, समाज की व्यवस्था, ज्ञान विज्ञान की व्यवस्था और संतों का त्याग, पारिवारिक त्याग, समाज का में त्याग की भावना, ये अनेक तरह की बातें थी जिसे समझने के लिए अरस्तु ने सिकंदर को यहाँ भेजा था। इसमें युद्ध की कोई बात नहीं थी। अरस्तु ने सिकंदर को इसलिए भेजा था कि विश्व विजेता बनने के लिए इन गुणों का होना, त्याग का होना, ज्ञान का होना, युद्ध पद्धति, बेहतर रण कौशल का होना, ये जरूरी है। इसे सीख कर आओ, तब विश्व विजेता होने का संकल्प लेना। ये था सिकंदर का भारत आक्रमण। वो आक्रमण न कह के बेहतर होगा कि सिकंदर का भारत भ्रमण कहा जाए, भारत को जानो अभियान कहा जाए। तो आज के लिए इतना ही। आशा है ये आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।